नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 30 का तड़का और मैं CS चौधरी। अगले 30 मिनट जुड़े रहिए मेरे साथ। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन का अभ्यास करने के लिए संस्कृत सानिध्यम पर। मित्रों, वर्ण प्रकरण का तीसरा टेस्ट लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारी ये सीरीज कंटिन्यू इसी तरह चलती रहेगी, बस आपका सहयोग मिलता रहे। तो मित्रों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। 30 का तड़का, टॉपिक वर्ण विचार, तीसरा पार्ट आज आपके सामने है। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलितम नास्ति, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कह रहा हूं कि इस नास्ति वाले प्रश्न पे ध्यान दे लेना, अन्यथा परेशान करेगा। स्पर्श वर्ण 25, अंतस्थ वर्ण 4, ऊष्म वर्ण 5 और यम वर्ण 4। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से इनका जवाब आपके पास तैयार है। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण यानी क से लेकर म तक जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श होते हैं और उनकी संख्या होती है 25। ये सुमेलित है। सुमेलित यानी जो सही मिलान नहीं हो रखा है। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं मित्रों? अंतस्थ वर्ण होते हैं य, व, र और ल। संख्या कितनी होती है? 4। इसका मतलब ये भी सुमेलित है। यम वर्ण आपको बताए गए हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और उसके बाद में कोई अनुनासिक वर्ण आए तो जो पहले जैसा दूसरा आएगा, यानी दो एक जैसे आएंगे, तो वो जो दूसरा वर्ण है वो क्या कहलाएगा? यम वर्ण कहलाएगा। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। ये तीनों ही सुमेलित हैं। बचा क्या? ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण कितने होते हैं मित्रों? कितने से पहले जरूरी है ऊष्म वर्ण होते कौन कौन से? तो ऊष्म वर्ण होते हैं मित्रों तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, और इनकी संख्या होती है 4, जबकि यहां दे रखा है 5। तो विकल्प स सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न जो हैं हमारी संपूर्ण परीक्षा लेते हैं कि हमें वास्तव में टॉपिक आता है या नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और मेरा प्रयास है कि इसी तरीके के प्रश्नों का आपसे अभ्यास कराया जाए। समीचीनम यानी सही, नास्ति नहीं है। ऐसा कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है? य वर्ण ह स्पर्श, ह वर्ण ऊष्म, ल वर्ण अंतस्थ, सर्वे समीचीनः सन्ति यानी सभी ठीक हैं। इस ऑप्शन को कभी भी सबसे पहले मत पढ़ना, मेरी बात ध्यान रखना। अपने अनुभव से बता रहा हूं आपको कि सभी सही वाला ऑप्शन कभी भी सबसे पहले नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह दुखदाई हो जाता है जैसे इस पे जाते हैं। तो मित्रों, ह अभी अभी पिछले प्रश्न में बताया मैंने आपको कि श श श ह ऊष्मवर्ण होते हैं, इसका मतलब ये सुमेलित है। दूसरा ल, य व र ल, ये अंतस्थ होते हैं, इसका मतलब ये भी सुमेलित है। य वर्ण, तो य वर्ण तो कैसा होता है? अंतस्थ होता है। और यहां य वर्ण के साथ में क्या है? स्पर्श दे रखा है। स्पर्श होते हैं मित्रों क से लेकर के म तक के वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में। इसका मतलब कौन सा समीचीन यानी सही नहीं है? यह वर्ण स्पर्श वर्ण नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है समीचनम विकल्पम नास्ति, यानी फिर से लगभग वही प्रश्न जहां आपकी संपूर्ण परीक्षा होगी। निम्न में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? ई मूल स्वर, उ ह्रस्व स्वर, आ दीर्घ स्वर और री संयुक्त स्वर। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है मित्रों? आप पढ़ चुके हैं वर्ण प्रकरण में, आपके पास जवाब होना चाहिए। जल्दी से बताइए कौन सा सही नहीं है? ई मूल स्वर है, क्योंकि मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, री और ली। ये पांचों स्वर हैं, ये मूल स्वर होते हैं। उ ह्रस्व, ई मूल स्वर है, उ ह्रस्व है, क्योंकि जो मूल हैं वही ह्रस्व हैं। मित्रों, जो मूल स्वर हैं वही क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। आ दीर्घ स्वर होता है, आ भी दीर्घ स्वर होता है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। दीर्घ स्वर 8 होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये दीर्घ स्वर हैं, इसका मतलब आ दीर्घ स्वर है, ये भी सुमेलित है, ठीक है, सही है। री संयुक्त स्वर नहीं है। री संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर होते हैं ए, आई, ओ और औ। इन 4 स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? री संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि हमारा प्रश्न था सही विकल्प नहीं है। नहीं पर ध्यान देना है। 3 है, चौथा नहीं है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है समीचीनम विकल्पम नास्ति। वही प्रश्न वापस, सही विकल्प नहीं है। एक एक वर्ण का अभ्यास करा दिया मैंने आपको वर्ण प्रकरण में। अभी भी अगर आप गलती करते हो तो फिर इसका मतलब ये आपकी घनघोर लापरवाही मानी जाएगी मित्रों। तो घनघोर लापरवाही नहीं करनी है। एक एक वर्ण आपके सामने है। ध वर्ण स्पर्श होता है क्या? देखिए, र वर्ण ऊष्म होता है क्या? व वर्ण अंतस्थ होता है क्या? न वर्ण अनुनासिक होता है क्या? अरे इससे सरल प्रश्न क्या होगा मित्रों? क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श होते हैं और ध आता है, आता है, इसका मतलब स्पर्श है। र, य, व, र और ल, भैया ये तो चारों अंतस्थ होते हैं। कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं। यहां क्या दे रखा है? ऊष्म दे रखा है। इसका मतलब ये ठीक नहीं है। य, वो अंतस्थ होता है। न अनुनासिक होता है। ये 5 में जो वर्ण होते हैं उनको नासिक की व्यंजन या अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो इसका मतलब र वर्ण ऊष्म नहीं है, अंतस्थ है। कौन सा विकल्प हो गया? नास्ति को ध्यान रख लेना, गलती हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है सुमेलितम विकल्पम नास्ति, यानी वही प्रश्न है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो आपको ठीक ठीक नहीं लग रहा, जिसमें गलती है। हल वर्ण व्यंजनानि, अच वर्ण स्वरः, खर वर्ण अघोष, सर्वे सुमेलिताः सन्ति। और ऑप्शन द आपका पसंदीदा ऑप्शन, सभी सुमेलित हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? हल वर्ण व्यंजन होते हैं ना। हल प्रत्याहार में अगर माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं तो आगे लाऊंगा माहेश्वर सूत्र आपके लिए टेस्ट सीरीज में। हल वर्ण व्यंजन होते हैं। अज वर्ण, अब कुछ लोग डर रहे होंगे अरे अज वर्ण कौन से हो गए? अरे भैया कोई नहीं, ये रहे अच प्लस वर्ण जस तो संधि हो गई, जलाम जसो अंते, और इस तरीके से क्या बन जाएगा? ये अज वर्ण बन जाएगा, यानी अच वर्ण और अचह स्वरः। अच यानी स्वर होते हैं। तो अच वर्ण स्वर होते हैं कि भैया? बिल्कुल होते हैं। ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। खर, पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको, खरो विवारा श्वासा घोषाश्च, यानी खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवार होते हैं, श्वास होते हैं, अघोष होते हैं। अर्थात ये भी कैसा है? सुमेलित है। तो फिर कौन सा नहीं है? इसका मतलब सभी सुमेलित हैं, तीनों ही सुमेलित हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित हैं। हल वर्ण व्यंजन होते हैं, अज वर्ण स्वर होते हैं और खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अघोष, विवार और श्वास होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुमेलितम विकल्पम नास्ति, सुमेलित विकल्प नहीं है मित्रों। इस तरीके के प्रश्नों को लाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि एक प्रश्न में ही आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करा दिया जाए। प्रयत्न त्रिधा, यानी प्रयत्न 3 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, आभ्यंतर प्रयत्न के 5 वेद हैं, यानी 5 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न एकादशधा, बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं। सर्वे सुमेलिता संति, कि सारे ही ठीक हैं। प्रश्न कह रहा है सुमेलित विकल्प नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है भैया जो ठीक ठीक सा नहीं लग रहा है? तो मित्रों प्रयत्न द्विधा होते हैं, त्रिधा नहीं होते। याद करो, गलती कर जाओगे। जैसे ही सर्वे सुमेलिता दिखता है ना, ऐसा मैंने कहा जल्दी से आंसर करो और आगे बढ़ जाओ, मत बढ़ जाना, कतई मत बढ़ जाना, नहीं तो फिर अगली बार फिर देना पड़ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अच्छा है मजबूती के साथ आगे बढ़ो। प्रयत्न, प्रयत्न द्विधा, प्रयत्न के 2 भेद होते हैं। प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं मित्रों। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के 2 ही वेद हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आप कह सकते हैं ये ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, ईशत विव्रत, विव्रत और समृत। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, ये दोनों सुमेलित हैं। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। कौन कौन से? अघोष, घोष, विवार, संवार, श्वास, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सोच रहे होगे सर को पता नहीं कैसे रट्टे हुए हैं, हमें तो रटने में ही नहीं आते। अरे भैया बार बार पढ़ो, अपने आप रट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलितम विकल्पम नास्ति, फिर से ध्यान दें, सुमेलित विकल्प नहीं है। ऐसा कौन सा विकल्प है भैया जो ठीक नहीं है? स्पष्ट, स्पष्ट प्रयत्न होता है, कैसा? आभ्यंतर। विवार आभ्यंतर प्रयत्न, अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न, और फिर वही सर्वे सुमेलिताः सन्ति।
इसको ढक दिया करो, इसको ऐसे दबा दिया करो, क्योंकि ये देखते ही ना आधा माइंड काम करना बंद कर देता है, मन करता है इसको करो और आगे बढ़ जाओ। इस पे तब जाओ जब तीनों को पढ़ जाओ। स्पष्ट प्रश्न आभ्यंतर होता है क्या? बिल्कुल होता है। स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत और समृत, यानी ये कैसा है भैया? ये वाला तो सुमेलित निकला। फिर कहा विवार आभ्यंतर प्रयत्न, अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न, अल्प प्राण तो बाह्य प्रयत्न होता है, अल्प प्राण महाप्राण दोनों ही बाह्य प्रयत्न होते हैं। विवार जो है वो अल्प आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, विवार बाह्य प्रयत्न होता है। कैसा प्रयत्न होता है? बाह्य प्रयत्न होता है। इसका मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है? ब ऑप्शन में जो विकल्प है वो सुमेलित नहीं है, वह विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। अब ये ऑप्शन बेवजह है, पर हम इसको देखते ही क्या करते हैं? थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। नहीं करना है जब तक आंसर परफेक्ट नहीं हो जाता। चलो बातें नहीं, आगे बढ़ते हैं, सीधे काम की बात करते हैं। सुमेलितम वर्ण विकल्पम नास्ति, फिर से वही प्रश्न है मित्रों आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है? श्वास आभ्यंतर प्रयत्न, विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न, संवार बाह्य प्रयत्न, और फिर वही सर्वे सुमेलिता संति। डरना मत, एक एक को तैयार करा दूंगा, इतना अभ्यास हो जाएगा आप लोगों को कि देखते ही आंसर आएगा। श्वास आभ्यंतर होता है क्या? याद करो। विव्रत आभ्यंतर होता है क्या? संवार बाह्य होता है क्या? क्योंकि तीन पे ही गौर करना है, चौथा तो ऑप्शन ही काम का है नहीं है, वो तो अलग ही बात है। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो जाएंगे वहां। तो मित्रों विव्रत जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है। स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है, स्वर सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? विव्रत होता है। संवार बाह्य प्रयत्न होता है, संवार नाद बाह्य प्रयत्न होता है। घोष संवार और नाद तीनों जो होते हैं हस प्रत्याहार में आते हैं, बाह्य प्रयत्न है। श्वास, श्वास मित्रों बाह्य प्रयत्न है, श्वास आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, बाह्य प्रयत्न होता है। अघोष, घोष, विवार, श्वास, अल्पप्राण, महाप्राण, नाद, ये सभी क्या हैं? बाह्य प्रयत्न हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कौन सा सुमेलित नहीं है? श्वास। कौन सा नहीं है? श्वास ऐसा है जो सुमेलित विकल्प नहीं है। तो इस ऑप्शन ने आपको भ्रमित किया, लेकिन भ्रमित नहीं होना है, हमें तो एक एक को चेक कर लेना है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, और अगला प्रश्न है सुमेलितम विकल्पम नास्ति, यानी वही प्रश्न है कि कौन सा उदात्त बाह्य प्रयत्न है और कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन सा बाह्य प्रयत्न है। उदात्त बाह्य प्रयत्न है, अनुदात्त बाह्य प्रयत्न है और स्वरित बाह्य प्रयत्न है। सर्वे सुमेलिताः सन्ति, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? नहीं है तो वो निकालो, और हैं तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सभी सुमेलित हैं। तो मित्रों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीनों के तीनों ही स्वरों के बाह्य प्रयत्न होते हैं। किसके? स्वरों के बाह्य प्रयत्न होते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यानी सभी स्वर स्वरित होते हैं, सभी स्वर अनुदात्त होते हैं और सभी स्वर उदात्त होते हैं। तीनों ही सही है। उदात्त बाह्य होता है, अनुदात्त बाह्य होता है और स्वरित भी बाह्य होता है, यानी आंसर हो जाएगा सर्वे सुमेलिताः सन्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित विकल्प नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ई वर्ण होता है उदात्त, उ वर्ण, यहां उ के नीचे लाइन बनी हुई है भैया, इसको ध्यान रख लेना। हो सकता है वो बारीक थी, थोड़ी सी नहीं दिख रही हो, अब खूब बढ़िया दिख रही है आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान देना है। ई उदात्त, उ अनुदात्त, ए स्वरित, ये सभी सुमेलित हैं। अगर मित्रों ये पंक्ति नहीं होती, यानी अंडरलाइन नीचे राड़ी लाइन नहीं होती ना, तब तो आसान हो जाता। सभी सुमेलित हैं क्योंकि सभी स्वर उदात्त होते हैं, सभी अनुदात्त होते हैं और सभी स्वरित होते हैं। पर इस पंक्ति की वजह से कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मित्रों प्रत्येक स्वर उदात्त होता है, प्रत्येक स्वर अनुदात्त होता है, प्रत्येक स्वर स्वरित होता है, लेकिन उनकी पहचान अलग अलग है। आपको पहले भी बता चुका हूं, जब सामान्य स्वर है तो ये उदात्त है, जब स्वर के नीचे आड़ी रेखा है तो यह अनुदात्त है, और जब स्वर के ऊपर खड़ी रेखा है तो ये स्वरित है। तो जब कोई पहचान चिन्ह नहीं है, उदात्त है, ये तो सही है। ब अंडरलाइन है, अनुदात्त है, ये भी सही है। तो ए जो है, अगर ये स्वरित कब होता? जब इस ए के ऊपर क्या होती? खड़ी लाइन होती, तब इसको हम स्वरित कह रहे होते। पर यहां तो खड़ी लाइन नहीं है, तो इसलिए विकल्प जो हमारा सही आंसर है वो क्या रहेगा? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?
ए वर्ण स्वरित नहीं है, ए स्वर स्वरित नहीं है। इस स्थिति में स्वरित कब होता, जब यहां स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होती। अगर यही प्रश्न इस तरीके से होता कि ये है ही नहीं, आप इसको मान के चलिए कि ये पंक्ति है ही नहीं, तो ई उदात्त, उ अनुदात्त और ए स्वरित, फिर ये सभी सुमेलित हैं, क्योंकि सभी उदात्त होते हैं, सभी अनुदात्त होते हैं और सभी स्वरित होते हैं। लेकिन इस एक पहचान ने आपको थोड़ा सा तकलीफ दी है। अगले स्वर की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलितम विकल्पम नास्ति। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? क अघोष अल्पप्राण है, छ अघोष महाप्राण है, ढ अघोष महाप्राण है और ब घोष अल्पप्राण है। यानी एक में दो प्रश्न है, एक में दो प्रश्न है। अगर आपने अब तक इस टॉपिक का अभ्यास कर लिया है तो निश्चित रूप से आप इसको सीख चुके होंगे। क एक एक को पकड़ेंगे। मैंने इस तरीके के प्रश्न पिछली वीडियो में भी आपको कराए हैं, तो आपको एक एक को पकड़ना है भैया। कै कैसा होता है? पहला। अब आप चाहें तो यूं कर लें कि इसमें घोष और अघोष ही है सब में, तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखें कि जो अघोष होते हैं वो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स के रूप में खर प्रत्याहार, और घोष होते हैं वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य व र ल ह, आप कह सकते हैं हस प्रत्याहार। तो पहले तो इन पे देख लो कि क अघोष है, बिल्कुल क अघोष होता है। छ अघोष है, छ भी अघोष होता है। ढ अघोष नहीं होता, ढ चौथा वर्ण है और चौथा वर्ण घोष होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन घट गया। ब घोष होता है, ब घोष होता है, तीसरा वर्ण है और तीसरा वर्ण कैसा होता है? घोष होता है। अब इधर चलते हैं, तो आपको अल्पप्राण और महाप्राण को और ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है? अल्पप्राण। और किसको ध्यान रखना है? महाप्राण। अल्पप्राण का मतलब वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और य व र ल। महाप्राण का मतलब वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और इसके साथ साथ में ऊष्म वर्ण। अब देख लीजिए, कै अल्पप्राण है, कै कैसा है? कै अल्पप्राण है। और हमसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं का जवाब तो पहले ही आ गया, नहीं का जवाब तो पहले ही आ चुका है। फिर भी आप चार ऑप्शन को क्लियर कर लीजिए। तो ये सुमेलित हुआ क्योंकि ये अघोष भी है और अल्पप्राण भी है। छ अघोष तो आ ही चुका है, महाप्राण दूसरा वर्ण होता है छ और दूसरा वर्ण होता है महाप्राण होता है, इसका मतलब ये भी सुमेलित है। ब मित्रों घोष होता है, ये देखिए तीसरा वर्ण है तो घोष है। और अल्पप्राण तीसरा वर्ण कहां आता है? तीसरा वर्ण इधर देखो, अल्पप्राण में भी है, घोष भी अल्पप्राण भी है, इसका मतलब ये भी सुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों? स ऑप्शन सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा समय लेगा ऐसा प्रश्न आपका, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न में दो दो तीन तीन चार चार प्रश्नों को जोड़ा गया है। लेकिन घबराना नहीं है, भागना नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से आंसर देके अपना एक क्वेश्चन परफेक्ट कर लेना है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलितम विकल्पम नास्ति। अब इतने प्रश्न आ चुके हैं इससे जुड़े हुए कि आपको तुरंत से आंसर आ जाना चाहिए। कौन सा नहीं है मित्रों? ध्यान रखना, जो अघोष है वही विवार है और वही श्वास है। तीनों को आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, अघोष विवार और श्वास ये समान होंगे और घोष संवार और नाद ये समान होंगे। तो मित्रों झ वर्ण अघोष में थे, पहला दूसरा और बार बार बता रहा हूं मित्रों, अब तो हो ही जाना चाहिए, और घोष में थे दूसरा और चौथा वर्ण, इसके बाद में य व र ल और ह। अब आपको आराम से इसको कर सकते हो। तो झ वर्ण संवार है क्योंकि झ चौथा होता है, इसका मतलब ये सुमेलित है, और हमसे पूछा गया सुमेलित विकल्प नहीं है। तो झ मित्रों चतुर्थ वर्ण है, इसका मतलब सुमेलित है। म पांचवा वर्ण विवार, म पांचवा वर्ण विवार में है क्या? नहीं है, विवार में तो पहला और दूसरा ही है, इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है। फिर देखते हैं थ यानी त थ दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण श्वास है क्या? बिल्कुल श्वास दूसरा होता है, इसका मतलब ये सुमेलित है। और
प्रथम वर्ण होता है, इसका मतलब अघोष है, तो ये भी सुमेलित है। पहला वर्ण देखो अघोष होता है, विवार होता है और श्वास होता है। ये तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। म जो है वो विवार नहीं है, वो संवार है, घोष है और नाद है। इसका मतलब ब विकल्प जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प सुमेलित नहीं है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है अधोदत्तेषु नासिक्य व्यंजनम अस्ति, यानी ऐसा कौन सा वर्ण है भैया जो नाक से बोला जाना है। नासिक्य व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन भी कह सकते हैं आप इसको। कौन सा है? ङ पांचवा वर्ण है, ञ पांचवा वर्ण है, ड ट ठ ड ये तो तृतीय वर्ण होता है। कौन सा होता है? तृतीय। और एक ऑप्शन और है अ ब उभे। अगर हमने यहां पर प्रश्न को ठीक से पढ़ा है तो ये नास्ति नहीं अस्ति पूछा है। क्या पूछा गया है? अस्ति पूछा गया है। तो अब चौथे विकल्प पे जाओ। इनमें से नासिक के व्यंजन अस्ति यानी है, कौन सा व्यंजन है ऐसा जो नासिक के है, अनुनासिक है? क्योंकि अगर प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ा ना, नास्ति चलता रहा, तो नास्ति यानी नाश करके मानेगा। तो आप ध्यान दें। तो मित्रों ये भी नासिक है और ये भी नासिक है, और जब दोनों नासिक हैं तो कहाँ दे रखे हैं? द ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं। इसका मतलब अ और ब दोनों सही हैं। ङ भी नासिक होता है और यह भी। अगर आपको याद है तो यमगणनम, याद है ना? यमगणन, ये सभी वर्ण अनुनासिक होते हैं या फिर नासिक व्यंजन भी इनको कहा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं और अगला प्रश्न है छह वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? छ च छ दूसरा वर्ण। बिल्कुल ध्यान दो, पिछले उसमें बता चुका हूं छह वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है। पहली बात तो इसमें ये देखिए, क्या सभी बाह्य प्रयत्न है? बिल्कुल सभी बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्नों में छह वर्ण का बाह्य प्रयत्न, लेकिन फिर ध्यान दो, देखो है नहीं, नास्ती है। गड़बड़ करेगा, नास्ती है भैया। छह वर्ण का बाह्य प्रयत्न नहीं है। कौन सा नहीं है? तो पहले दूसरे अघोष होते हैं भैया, पहले दूसरे विवार होते हैं और पहले दूसरे श्वास भी होते हैं। ये तीनों तो है। कौन सा नहीं है? छह वर्ण जो है वो घोष नहीं है। छह वर्ण घोष नहीं है। छह वर्ण अघोष है, विवार है और श्वास है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष, विवार और श्वास होता है। तो उसको ध्यान रखना, ये बहुत परेशान करने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 15वां प्रश्न, ग वर्ण का बाह्य प्रयत्न नहीं है। ऐसा कौन सा प्रयत्न है जो ग वर्ण का बाह्य प्रयत्न नहीं है? तो ग यानी तीसरा वर्ण, आप इसको ऐसे चलेंगे। अब ग वर्ण यानी तीसरा वर्ण। तीसरे वर्ण किस में होते हैं? अघोष में होते हैं क्या? अघोष तो ऑप्शन ही नहीं है। जो अघोष हैं वही विवार हैं, तो जब अघोष में नहीं है तो विवार में भी नहीं होते। इसके अलावा अल्प प्राण, ग वर्ण अल्प प्राण होता है, पहला, तीसरा और पांचवा यानी अल्पप्राण होता है भैया। घोष संवार नाद, जो घोष है वही संवार है वही नाद है। इसका मतलब तीसरा वर्ण ये भी होता है, और जो संवार है वही नाद है। तो ये तीनों विकल्प तो होते हैं, लेकिन हमसे तो पूछा है नहीं होते हैं। तो कौन सा नहीं होता? विवार नहीं होता। ग वर्ण जो है वो विवार नहीं होता, वो अल्प प्राण होता है, संवार होता है और नाद, तीनों ऑप्शन में होता है। इतनी बार अभ्यास कर लो कि प्रश्न देखते ही हो जाए। भ वर्णस्य बाह्य प्रयत्नो अस्ति, भय का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? भ, अरे मित्रों अब तो कर दोगे, जल्दी से कर दो। भय वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? भय कौन सा वर्ण है भैया? भय चौथा वर्ण होता है। और चौथे वर्ण का बाह्य प्रयत्न, चौथा माप्राण होता है। ध्यान रखना, वहां अस्थि पूछा है, नास्ति नहीं है। तो जब नास्ति पूछे तो नास्ति पे जाओ, जब अस्थि पूछा है तो अस्थि पे जाते हैं। तो मित्रों झ वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा है? झ महाप्राण होता है, बिल्कुल होता है झ, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। घोष है, बिल्कुल तीसरे, चौथा, पांचवा घोष होता है। स्पष्ट है भाई, जयवर्ण स्पष्ट तो है। स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम, क से लेकर के म तक के जो वर्ण होते हैं, जो स्पर्श वर्ण होते हैं, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पष्ट कहलाते हैं। और ये क से लेकर के म तक वाले वर्ण होते हैं। इसका मतलब, और भ तो बीच में आएगा, प फ ब भ म पहले आएगा, ये भी है। लेकिन अब ध्यान क्या देना है? स्पष्ट जो प्रयत्न है मित्रों, वो क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न होता है। कैसा होता है?
आभ्यंतर। अब हम पता है क्या करने वाले हैं, अरे यार वो पेपर बनाया ना जिसने, उसको ध्यान तो रहा नहीं, इसमें भी तो होता है, अपन तो ऑब्जेक्शन लगाएंगे इस पे, चलो छोड़ो, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा करके आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो। उसने पूछा है बाह्य प्रयत्न क्या है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सही मानने की गलती कर जाएंगे, नहीं ये बिल्कुल इसका प्रयत्न तो है लेकिन आभ्यंतर है, और हमसे प्रश्न बाह्य पूछा गया है, इसका मतलब आंसर यहाँ क्या था, वह भ वर्ण का बाह्य प्रयत्न है, तो भ वर्ण का बाह्य प्रयत्न अ भी होता है और ब यानी महाप्राण भी होता है और घोष भी होता है, तो आंसर तो सही हो जाएगा अ और ब। लेकिन इसकी वजह से लापरवाही मत कर देना कि ये भी होता है, होता तो है पर ये बाह्य नहीं है, ये आभ्यंतर है, तो इसलिए भ वर्ण के बाह्य प्रयत्न होंगे, महाप्राण भी होता है और घोष भी होता है, आंसर हो जाएगा अ ब उभौ। ऐसे प्रश्नों को विशेष ध्यान रखना है कि जहां दो ऑप्शन आभ्यंतर के दे दिए, एक बाह्य का दे दिया, या एक बाह्य का दो बाह्य के दे दिए, एक आभ्यंतर का दे दिया, और फिर आपसे पूछा गया और हम सोचते हैं कि ऐसा हो गया, नहीं, आपको बहुत ध्यान से आंसर देना है मित्रों, भविष्य का सवाल होता है। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, और 17वां प्रश्न है अ ई उ रील री संति, यानी अ ई उ रील री को कहा जाता है मूल स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, अ और स दोनों, बताओ जल्दी से। अ ई उ रील री पढ़ चुके हो, मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व भी होते हैं, क्योंकि जो ह्रस्व है वही मूल है, ह्रस्व भी 5 और मूल भी 5 दोनों होते हैं, दीर्घ स्वर नहीं होते हैं, इसका मतलब आंसर हो जाएगा अ और स दोनों, अ श उभौ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न है समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, यानी एक प्रश्न में 4 प्रश्न। अजो प्लुत स्वरा त्रिमात्रिक, प्लुत स्वर 3 मात्रिक, दीर्घ स्वरा द्विमात्रिक, ह्रस्व स्वरा एक मात्रिक, सर्वे समीचीना संति। देखो जल्दी से, क्या प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहा जाता है, क्या दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहा जाता है, क्या ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक कहा जाता है, बिल्कुल तीनों सही हैं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सभी समीचीन, सभी सही हैं। प्लुत त्रिमात्रिक होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है और ह्रस्व एक मात्रिक होता है। अयोगवाया संति संस्कृत व्याकरण ने पिछले पेपर में, पिछली जो हमारा टेस्ट था सेकंड या फर्स्ट वर्ण विचार का, उसमें भी ये प्रश्न था, लेकिन उसमें प्रश्न थोड़ा सा भिन्न था, अयोगवाहक कितने होते हैं। यहां पूछा है अयोगवाहम होते हैं संस्कृत व्याकरण में अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और जिह्वामूलीय, विसर्ग और उपदमानीय, उपर्युक्तः सर्वे, या फिर ये सारे। जल्दी से बताओ कौन सा होता है, थोड़ा सा डीप प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों का आंसर अगर सही हो जाए ना तो कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, आनंद आता है कि हाँ वास्तव में मैंने कुछ किया है। तो मित्रों अयोगवाह है व्याकरण में, अयोगवाह आपको ध्यान होने चाहिए, अयोगवाह 4 हैं संस्कृत व्याकरण में, 4 कौन कौन से हैं, अगर आपको पता है कि 4 हैं और कौन कौन से हैं, तब तो भैया आप आंसर देने वाले हो। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपदमानीय, और यही है, अनुस्वार भी होता है, विसर्ग भी होता है, जिह्वामूलीय भी होता है और उपदमानीय होता है, इसका मतलब आंसर द हो जाएगा, सभी हैं, अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानीय, जिह्वामूलीय, चारों के चारों क्या होते हैं, अयुग्वा होते हैं। पलिक्किनी इत्यत्र रेखांकित वर्णो अस्ति, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा भैया, देखो रेखांकित कर देता हूं खूब मोटा सारा सा, यहां पर जो रेखांकित वर्ण है वो है जिह्वामूलीय, उपदमानीय, यम वर्ण, या न कोई भी नहीं, जल्दी से बताओ कौन सा है, बहुत सरल प्रश्न है, यम वर्णों पे अभी चर्चा की थी हमने पिछले उसमें ही, इसी में प्रश्न आया था यम वर्ण को लेकर के, तो जल्दी से बताइए। जिह्वामूलीय, भैया जिह्वामूलीय कौन से होते हैं, क ख से पहले जब अर्ध विसर्ग आता है ना तो वो जिह्वामूलीय होता है, इसका मतलब ये तो नहीं है। फिर उपदमानीय, उपदमानीय कौन से होते हैं, प और फ से पहले जब अर्ध विसर्ग आता है ना तो उपदमानीय होता है। यम वर्ण, यम वर्ण कौन से होते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो और उसके बाद में कोई अनुनासिक आए, तो जो दो एक जैसे आते हैं उनमें से जो दूसरा वर्ण होता है वो भैया यम वर्ण होता है, इसका मतलब यहां भी प्रथम वर्ण के बाद में अनुनासिक है, तो जो प्रथम वर्ण है उनमें दूसरे वाला जो है वो क्या कहलाएगा, यम वर्ण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यम वर्ण कहलाएगा, और इनकी संख्या रहेगी 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक ठीक नहीं लग रहा है, तो ख स्पष्ट है,
ए संवृत है, श ईषद विव्रत है, व ईषद स्पष्ट है। कौन सा विकल्प ठीक नहीं लग रहा? तो मित्रों ख स्पष्ट, क्योंकि जो स्पष्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? स्पर्श होते हैं। श ईषद विव्रत, क्योंकि जो ऊष्म वर्ण हैं वो कौन से हैं? ईषद विव्रत हैं। व ईषद स्पष्ट, जो अंतस्थ वर्ण हैं वो ईषद स्पष्ट हैं। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ए संवृत ये नहीं है भैया, क्योंकि संवृत क्या होता है? प्रयोग अवस्था में जो अ है। कौन सी अवस्था में? प्रयोगावस्था में अगर अ है तो ए का आभ्यंतर प्रयत्न जो होगा वो क्या होता है? संवृत होता है। ध्यान रखना है, संवृत बाह्य नहीं है भैया। कैसा प्रयत्न है? आभ्यंतर प्रयत्न है। इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? संवृत होता है। तो आंसर हो जाएगा नास्ति पर ध्यान दो, पूछा गया है तो ब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न, समीचीनम विकल्पम नास्ति। कौन सा विकल्प ठीक नहीं लग रहा है भैया? ध संवृत, ल ईषत स्पृष्ट, ह ईषत विव्रत और औ विव्रत। कौन सा ठीक नहीं लग रहा भाई? नास्ति पे ध्यान दे लो, कौन सा विकल्प नहीं है? औ विव्रत होता है क्या? बिल्कुल, सभी स्वर विव्रत होते हैं भैया, विव्रत होते हैं सभी स्वर। इसका मतलब ये वाला विकल्प तो सुमेलित है, ठीक है। फिर ह ईषत विव्रत, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊष्म वर्ण श श श और ह जो है वो ईषत विव्रत होते हैं। ल, ल क्या है? अंतस्थ है। य व र ल ये क्या होते हैं? ईषत स्पष्ट होते हैं। ध संवृत, ध संवृत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संवृत होता है मित्रों, अभी अभी बताया मैंने, प्रयोग अवस्था में जो अ है वो ही संवृत होता है। इसका मतलब कौन सा विकल्प ठीक नहीं लग रहा है? अ विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि ध वर्ण जो होता है वो स्पष्ट होता है। ध वर्ण का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो स्पष्ट है, और यहां इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या दे दिया है? समृद्ध दे दिया है। तो ऐसे प्रश्नों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 23वें प्रश्न, विकल्प कौन सा ठीक ठाक नहीं है? समीचीनम विकल्पम नास्ति। पकड़ो जल्दी से। ए संयुक्त स्वर, ई दीर्घ स्वर, ओ ह्रस्व स्वर और री ह्रस्व स्वर। कौन सा ठीक नहीं लग रहा है? ए संयुक्त स्वर है क्या? बिल्कुल, देखो ए, आई, ओ और औ कैसे हैं? संयुक्त होते हैं। इसका मतलब ये वाला तो ठीक है भैया। फिर ई दीर्घ आपको बता चुका हूं, चार तो ये, और इसके अलावा आ, ई, उ और री ये दीर्घ होते हैं। इसका मतलब ई दीर्घ है, ये भी सही है। ओ ह्रस्व, अरे भैया ये आ गया देखो, ओ तो जो है वो कैसा है? दीर्घ होता है। ओ कैसा होता है? दीर्घ होता है। और यहां कैसा दे दिया? ह्रस्व। यानी ये वाला विकल्प जो है वो ठीक नहीं है। री ह्रस्व, री ह्रस्व है, आपके सामने है। अ ई उ री जो होते हैं वो ह्रस्व होते हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा स। समीचीनम विकल्पम नास्ति। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? ओ ह्रस्व नहीं होता, ओ दीर्घ होता है। ओ स्वर कैसा होता है मित्रों? ओ स्वर दीर्घ होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न कहता है कि समीचीनम विकल्पम नास्ति। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? जय घोष महाप्राण, जय घोष भी होता है, घोष महाप्राण, ड घोष अल्प प्राण, भ घोष महाप्राण, या फिर सारे के सारे ठीक ठाक लग रहे हैं? ये वाला ऑप्शन आ जाता है ना, जब तसल्ली से आ जाती है कि आपको हाँ कहीं ना कहीं तो सही लगेगा। चलो, समीचीनम विकल्पम नास्ति, कौन सा विकल्प ठीक ठाक नहीं है? जय घोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा। महाप्राण दूसरा और चौथा, महाप्राण यानी चौथा है, महाप्राण भी होता है। ये इतनी बार बता चुका हूं कि अब मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा आपको। ड तीसरा वर्ण है, तीसरा है तो इसका मतलब ये अघोष नहीं घोष होगा, तो घोष तो है। और पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, ये तीसरा अल्प प्राण भी है, इसका मतलब ये वाला भी ठीक है। अब इस पे देखते हैं। भ चौथा वर्ण है, चौथे वर्ण कौन से होते हैं? घोष होते हैं। और घोष के साथ में पहला तीसरा पांचवा महाप्राण अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण, इसका मतलब ये भी ठीक है। तो आंसर, आंसर तो फिर यही ठीक है, सर्वे समीचीना संति। कौन सा आंसर सही है? सर्वे समीचीना संति। तो इस तरीके से 24 प्रश्न आप कर चुके हैं, और निश्चित रूप से आप अभ्यास भी कर रहे होंगे, आंसर भी दे रहे होंगे, और समझने का भी भरपूर प्रयास कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ।
संयुक्त वर्ण नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो संयुक्त नहीं है? क्ष, त्र, ज्ञ और ध। जल्दी से बताओ, इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। कौन सा नहीं है? क्ष होता है क्या? बिल्कुल होता है। क और मूर्धन्य श से बनता है। त्र त और र से बनता है। ज्ञ ज और ञ से बनता है। ध धातु संयुक्त नहीं है भैया, धातु सीधा सीधा ध ही है, इसमें दूसरा कोई मिला हुआ ही नहीं है, और नहीं मिला तो इसको संयुक्त नहीं कहेंगे। तो कौन सा वर्ण संयुक्त नहीं है? ध वर्ण संयुक्त नहीं है। 26, अ ई उ इत्येते संति, ये सब हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या अयोगवाह। कितना बढ़िया प्रश्न है ना। ये कौन से हैं? और ये आगे पता नहीं क्या पहचान चिन्ह बना दिया, हमारी समझ के दायरे से तो बाहर है, बिल्कुल बाहर नहीं है मित्रों। ये जो 3 वाला चिन्ह है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये त्रिमात्रिक है। अगर आपको याद है कि त्रिमात्रिक कौन से होते हैं, तब तो ये काम का है, नहीं तो फिर काला अक्षर। आगे तो आपको बताइए। चलिए, तो किसी भी स्वर के बाद में जब हिंदी का 3 जैसा बना आता है तो वो त्रिमात्रिक स्वर हो जाता है, और उस त्रिमात्रिक स्वर को कहा जाता है प्लुत स्वर। तो आंसर कौन है? ये प्लुत स्वर हैं। जिस भी स्वर के साथ, ए के साथ आ गया, ओ के साथ आ गया, प्लुत हो जाएगा। हम ओम लिखते हैं, जब भी प्लुत स्वर की बारी आती है ना, पढ़ते लिखते हैं, तो हमें एक ही शब्द याद है भैया, ओम। अरे ओम का मतलब ओ का उच्चारण प्लुत रूप में होगा, त्रिमात्रा के रूप में होगा, लंबे समय तक होगा। तो मित्रों ये सभी स्वर कैसे हैं? प्लुत स्वर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्पर्श होते हैं स्पृष्ट, अंतस्थ होते हैं समृत, ऊष्म होते हैं ईशत स्पृष्ट, और स्वर होते हैं विव्रत। आभ्यंतर प्रयत्नों की कहानी है मित्र, अगर आपको दिख रहा है तो। स्पष्ट, समृत, ईशत स्पष्ट और विव्रत, ये तो चारों आभ्यंतर प्रयत्न हैं। और आभ्यंतर प्रयत्नों का सीधा तरीका है, आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले व्यंजन का भेद होता है स्पर्श। अरे भैया पता नहीं लिखना क्या चाहते हैं, लिख क्या जाता है स्पर्श, और स्पर्श का मतलब होता है मित्रों स्पष्ट। व्यंजन का दूसरा भेद है भैया अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब आप यूं मान के चलो इसको ईशत स्पष्ट। फिर है ऊष्म, और ऊष्म होते हैं ईशत विव्रत। फिर है इसके बाद में स्वर विव्रत होते हैं, और प्रयोग अवस्था में जो ए है वो क्या होता है? समृत हो चुका है। अब देख लो कौन सा नहीं है। स्पर्शों का स्पष्ट होता है, बिल्कुल होता है। अंतस्थों का समृत होता है, समृत तो भैया ए है, और वो भी प्रयोग अवस्था में, ये वाला ठीक नहीं है। और देखते हैं, ऊष्म वर्ण ईशत विव्रत होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सभी स्वर विव्रत होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ब वाला ऑप्शन है वो समीचीन सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ब, क्योंकि अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो समृत नहीं होते, वो मित्रों ईशत स्पष्ट होते हैं। बिल्कुल, देखो स्क्रीनशॉट लेते जाओगे सीखते चले जाओगे, केवल स्क्रीनशॉट लेने में मत रह जाना, आंसर भी देने। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। आ ई उ इत्येते संति, आ ई उ ये सब हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, या फिर ब श उभौ दोनों। जल्दी से बताओ, कंफ्यूजन हो रही है ना? ये चौथे वाला ऑप्शन होता है ना, पता नहीं क्यों कंफ्यूज करने के लिए आता है। उपयुक्त सभी आ गया, अब दोनों आ गया, ब स दोनों आ गया, तो ये पता नहीं क्यों तकलीफ देता है। भाई ह्रस्व होते हैं क्या? ह्रस्व तो कतई नहीं होते। ए ई उ रील री, ये 5 ह्रस्व हैं। दीर्घ होते हैं, आ दीर्घ भी है, तो ये तो होते हैं। और संयुक्त होते हैं क्या? अगर संयुक्त हैं तो ब श उभौ है, इसका मतलब दोनों होते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, यही है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो मित्रों संयुक्त स्वर 4 होते हैं, और इन संयुक्त स्वर होते हैं ए आई ओ और औ। ये जो आ ई उ हैं, ये केवल ए का दीर्घ रूप आ है, ई का दीर्घ रूप ई है, उ का दीर्घ रूप उ है। ये इसके दीर्घ रूप हैं, ये संयुक्त नहीं है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो खत्म करो। बचा क्या? तो आ ई उ ये क्या होते हैं? प्लस संयुक्त नहीं होते, और संयुक्त नहीं होंगे तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ब इज राइट, दीर्घ स्वर होते हैं। आ ई उ ए क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। 29वां प्रश्न, समीचीनम विकल्पम नास्ति,
समीचीनम विकल्पम नास्ति। नास्ति पे पहले जो खरो विवारः श्वासा घोषाश्च, खरो हलः संवारः नादः घोषाश्च, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा। पूरी परिभाषा दे दी, सबसे काम की है, इन पंक्तियों को याद कर लेना। खर यानी खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, खर में कौन कौन से वर्ण आते हैं भैया? वर्ग का पहला, दूसरा और श और श। ये वर्ण विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष होते हैं। इसको अलग कर लेना, संधि अलग करेंगे ना तो ये अघोष हो जाएगा, यानी ये विकल्प तो ठीक है। ठीक है, फिर है हलः संवारा नादः घोषाश्च। हल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण संवार होते हैं, नाद होते हैं और घोष होते हैं। तो तीसरा वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणाम। अब आपको एक एक इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर लेते हैं, अल्प प्राण पे चलते हैं। मैं आपको बता चुका हूं मित्रों, अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण का सीधा मतलब था वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यण यानी य व र और ल। वर्गाणाम द्वितीय यानी दूसरा, चतुर्थ यानी चौथा और शल, शल का मतलब है ऊष्मवर्ण। ऊष्मवर्ण ये महाप्राण होते हैं, बिल्कुल महाप्राण में होते हैं मित्रों वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और इसके बाद ऊष्मवर्ण। तो ये तीन विकल्प तो ठीक ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो इस पंक्ति को देखो, हलह हल प्रत्याहार, और मित्रों हल प्रत्याहार का मतलब होता है सभी व्यंजन। तो सभी व्यंजन तो संवार नाद घोष नहीं होते, यहां हल नहीं होता मित्रों, यहां पर प्रत्याहार होता है हश। हशः संवारा नादा घोषाश्च, और हस प्रत्याहार का मतलब हो जाता है वर्ग का, यहां पर ले आओ, हस प्रत्याहार में घोष होंगे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और इसके बाद में य व र ल और ह, ये प्रत्याहार हो जाता है हस। अगर माहेश्वर सूत्र याद है तो ह से लेकर तालव्य तक अयोण रिलिक एवं अयो छयवरट लण यमगणनम झवय घड़ दस जब गढ़ दस श तक, हयवरट से लेकर श तक तो हस होना चाहिए था, तब ये सही होता, और समीचीन नहीं है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? हलह संवारा नादा घोषाश चाहिए, हल नहीं होता हश होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लेना। हल को हस करोगे तो आपको सारे प्रत्याहार अपने आप एक साथ याद हो जाएंगे कि जो विवार है वही श्वास है, वही अघोष है। या हल को हस कर लेते हैं तो जो हस हैं वही संवार होंगे, वही नाद होंगे और वही घोष होंगे। और वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवे और यण वर्ण अल्प प्राण होंगे, वर्ग के दूसरे, चौथे और शल वर्ण यानी ऊष्म वर्ण जो है वो महाप्राण होंगे। मित्रों स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम की पंक्ति है। आइए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 30 का तड़का समाप्ति की ओर है। नास्ति अधोदत्तेषु व्यंजनानाम बाह्य प्रयत्न। संस्कृत का एक बड़ा फायदा है, इसमें उल्टा सीधा कैसे लिख लो, काम की बात होती है। अधोदत्तेषु व्यंजनानाम बाह्य प्रयत्न नास्ति, निम्न में से व्यंजन का बाह्य प्रयत्न नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जो व्यंजन का बाह्य प्रयत्न नहीं है? अघोष बाह्य प्रयत्न होता है, अनुदात्त बाह्य प्रयत्न होता है, नाद बाह्य प्रयत्न होता है, महाप्राण बाह्य प्रयत्न होता है। और ये तो चारों ही हो गए रे, ऐसा ही लग रहा होगा ना? यहां आ जाओ, अगर ऐसा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं लग रहा है तो यहां आ जाओ। पूछा है व्यंजनों का बाह्य प्रयत्न, अगर प्रश्न इतना होता कि निम्न में से बाह्य प्रयत्न नहीं है तब तो ये चारों ही, बाह्य प्रयत्न है तब तो ये चारों ही है, लेकिन व्यंजन का बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है? तो मित्रों अघोष में व्यंजन होते हैं, नाद में व्यंजन होते हैं, महाप्राण में भी व्यंजन होते हैं, लेकिन जो अनुदात्त है ना, ये अनुदात्त में तो स्वर होते हैं। बाह्य प्रयत्न तो है लेकिन ये बाह्य प्रयत्न व्यंजनों का नहीं है, स्वरों का है।
है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, गलत होता 100%। या फिर यही सोचते हैं यार सारे भाई ये प्रश्न दे दिए, पेपर बनाने वाला भी पता नहीं क्या करता है, सही क्वेश्चन कम बनाता है, गलत क्वेश्चन ज्यादा बना देता है। तो मित्रों पेपर बनाने वाला कभी गलत क्वेश्चन नहीं बना देता, हम उसको ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मित्रों इसी तरीके की सीरीज देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहिए 30 का तड़का में मेरे साथ संस्कृत सानिध्यम पर। और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे आपसे संस्कृत सानिध्यम, आप सर्च करें, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा आपको संस्कृत सानिध्यम टेलीग्राम चैनल का। तो मित्रों ये सीरीज निरंतर आपके बीच जारी रहेगी, जहां हम सीखेंगे संस्कृत को। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और इसी तरीके से संस्कृत का अभ्यास करने के लिए और अभ्यास के साथ साथ उसको विस्तार से समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए संस्कृत सानिध्यम पर। मैं CS चौधरी, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।